हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 20वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। सीधे प्रश्नों की तरफ चलें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उत्पादन या विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे यहाँ तापीय ऊर्जा, ताप विद्युत जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर इस तरीके से आपको एग्ज़ाम का नाम और वर्ष दिखाई दे, इसका मतलब तो यह है कि वो प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है, मतलब उसको अलग से हाईलाइट नहीं किया गया है, मतलब इस तरीके से एग्ज़ाम्स का नाम और वर्ष लिख करके उसको मेंशन नहीं किया गया है। वो चीज़ें मैंने यहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइट की हुई हैं। जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पिछले 20-25 साल के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ किसी न किसी जगह पर इनके बारे में जिक्र आया है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख के हम अपने ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्रोत से उत्पादन किया जाता है। हमारे यहाँ तापीय ऊर्जा का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड, अगला जो प्रश्न है उसमें छत्तीसगढ़ में जितने ऊर्जा संयंत्र हैं, जहाँ जहाँ पे भी प्लांट लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उनको जमाने के लिए भी प्रश्न पूछा गया है कि पहले कौन सा लगा, उसके बाद में कौन सा लगा। साथ ही स्थान भी पूछा गया है कि फला विद्युत संयंत्र किस जगह पर है, किस जिले में है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उनको एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लांट लगाने की शुरुआत हुई, जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ प्लांट लगाए गए, जिसमें से सबसे पहला था ताप विद्युत के लिए सबसे पहला प्लांट जो लगाया गया था, इसका नाम था कोरबा ईस्ट फर्स्ट, कोरबा पूर्व प्रथम। ये जो प्लांट था 1958 में इसको लगाया गया था। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम ताप विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो कोरबा पूर्व प्रथम। ठीक, लेकिन हाल ही में कोरबा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कोरबा पूर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको एक एक करके डीकमीशन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे, क्योंकि भाई समय के साथ चीज़ें डिग्रेड होती है, तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमज़ोर होने लगा था, इसलिए इनको समाप्त कर दिया गया है। अब ये कार्यरत नहीं है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन अब नहीं होता है। ठीक, तो एक को डीकमीशन किए तो उसकी जगह पर नए बनते चले जा रहे हैं। अब हाल ही में कोरबा में कुछ नए प्लांट्स हैं, जैसे कि एक है हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। ठीक, कोरबा में ये जो बाकी को हटाया गया है, कोरबा पूर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हटा करके एक नया प्लांट डेवलप किया गया। इसका नाम है हसदेव ताप विद्युत संयंत्र और इसका नाम दिया गया है कोरबा पश्चिम। ठीक, ये जो प्लांट है 840 मेगावाट डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है, 840 मेगावाट उत्पादन क्षमता रखता है। ठीक, इसको शुरू किया गया था 1983 में और 1986 में इसने उत्पादन शुरू कर दिया था। ठीक, तो प्रश्न क्या पूछा गया है, वन लाइन में प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा था या कौन सा है। तो अभी वर्तमान में अगर कार्यरत पूछा जाए तो हसदेव ताप विद्युत संयंत्र यही एकमात्र कार्यरत है। बाकी इससे पहले जो भी शुरू हुए थे, कोरबा पूर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और अदरवाइज पूछा जाए कि पहला कौन सा था, तो कोरबा पूर्व प्रथम ये हमारा पहला ताप विद्युत संयंत्र था, 1958 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर और कब शुरू किया गया था। तो इसे धमतरी जिले में शुरू किया गया था, रुद्री बांध या रुद्री डैम के ऊपर इसको शुरू किया गया था और इसे शुरू किया गया था 1990 में। ठीक, धमतरी में रुद्री जल विद्युत संयंत्र महानदी के ऊपर 1990 में शुरू किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत संयंत्र था, लेकिन वर्तमान में ये भी कार्यरत नहीं है। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक, इतनी बात पता चल गई। अगला प्रश्न पूछा था कि इनमें से किस विद्युत संयंत्र का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। तो कोरबा पूर्व, इसको
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2007 में इसको शुरू किया गया था और 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला यह प्लांट है। अगला प्रश्न है कोरबा पश्चिम, इसका उत्पादन क्षमता कितना है? इसका उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। इसे 2013 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया इनमें से किस ताप विद्युत संयंत्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था? ठीक है, या वाइस वर्सा उल्टा पूछ लेगा, अटल बिहारी संयंत्र के नाम पर कौन सा का नाम किस विद्युत संयंत्र को दिया गया? तो आपका जो जांजगीर चांपा में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र है उसी का ही नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पे 1000 मेगावाट उत्पादन का क्षमता शुरू किया गया है। ठीक है, अब इतने जो यूनिट्स हैं, अलग अलग जगहों पे जो कार्यरत यूनिट हैं, इनको अगर हम एक साथ मिला देंगे तो टोटल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2024 की कंडीशन में 2984.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इतनी क्षमता हमारे यहाँ डेवलप कर ली गई है। ठीक है, कितना? 2984.7 मेगावाट। ये जो फैक्ट्स और फिगर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट और पॉइंट तक याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें प्रश्न में एग्जाम में पूछी गई हैं और पॉइंट में भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि 2984.5, 0.6, 0.3 इस तरीके से आंसर मिलेंगे। तो हमको क्या याद रखना है? 2984.7 मेगावाट उत्पादन क्षमता है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय में कितना उत्पादन क्षमता हुआ करता था? उस समय उत्पादन क्षमता था 1360 मेगावाट। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो वर्ष 2000 से लेकर के 2024 तक कितना वृद्धि हो चुका है? तो कुल वृद्धि हुआ है 119% का। ठीक है, यूनिट्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। 2984.7 में से 1360 को माइनस करके जो आंसर आएगा वो या तो यूनिट में आपका निकल जाएगा मेगावाट्स में, या फिर हम इसको कहेंगे कि 119% की वृद्धि हुई है। ठीक, इतने बेसिक प्रश्न हैं जो कि इस टॉपिक पे पूछे गए हैं। अब अगर आगे चलें तो और किस चीज़ के बारे में प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, यह छत्तीसगढ़ में विद्युत निर्माण, इसको ट्रांसमिट करना या इसके वितरण से संबंधित सारे दायित्व हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत आते हैं। एक लाइन में एक प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? 15 नवंबर सन 2000। याद कर लेना है, रट लेना है। 15 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक, विद्युत अधिनियम कब घोषित किया गया हमारे यहाँ? वर्ष 2003 में। ठीक है, विद्युत अधिनियम 2003 में घोषित किया गया। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में विद्युत से संबंधित कुल कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? हमारे यहाँ पहले 5 अलग अलग कंपनियां थी, अलग अलग दायित्वों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो है वो 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से भाग थे? एक था विद्युत होल्डिंग कंपनी, एक था विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी, एक था विद्युत या पावर जनरेशन कंपनी, एक था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक था ट्रेडिंग के लिए। बाद में हाल ही में इनको क्या किया गया, कुछ कंपनीज को मर्ज किया गया। भाई इतने सारे डिवीजन करने से इतने वर्क फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और कहीं कहीं पे जो कार्य है वो इतना बिखराव हो जाता है कि उनको फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी को बेहतर या सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ कंपनीज को इसमें मर्ज किया गया। जैसे कि ये जो विद्युत होल्डिंग वाली कंपनी थी इसको मर्ज किया गया ट्रांसमिशन वाली कंपनी में, और ट्रेडिंग वाली कंपनी को मर्ज किया गया डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी में। ठीक, और इस प्रकार से अब हमारे यहाँ 3 कंपनियाँ कार्यरत हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ राज्य ट्रांसमिशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी, और तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य डिस्ट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कंपनी। ये 3 कंपनियां हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, तो पहले 5 थे, अब दो को मर्ज करके फिर टोटल 3 कंपनियां यहाँ पर बची हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो वर्तमान में कितना है और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अगर छत्तीसगढ़ निर्माण के शुरुआत से देखें तो। मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा किया कि वर्तमान हमारा उत्पादन क्षमता है 2984.7 मेगावाट, वृद्धि कितनी हुई है 119% की। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में किन किन सोर्सेज से विद्युत जनरेट किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। ताप विद्युत 95% कंट्रीब्यूट करता है और ये जो फैक्ट्स है, ये जितने फैक्ट हैं पूछे गए हैं और ये जो सीधा सीधा एक फैक्ट पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में ताप विद्युत का कुल कंट्रीब्यूशन या इसका योगदान कितना है। ताप विद्युत का हमारा जो टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 95.15%। ये फैक्ट जब पुराना डेटा था उस समय भी पूछा गया था और नया डेटा आने के बाद भी पूछा गया है। याद रखिएगा, लगभग 95% से थोड़ा ज़्यादा हमारे यहाँ ताप विद्युत का योगदान है। जल विद्युत हमारे यहाँ 4.64% है इसका कंट्रीब्यूशन, साथ में सह उत्पादन या को जनरेशन इसका 0.2% योगदान है। ठीक है, इसको फैक्ट्स में भी इसको याद रखना है, जो डिजिट्स हैं उसमें भी याद रखना है। कुल क्षमता के हिसाब से ताप विद्युत की कुल क्षमता है 2840, जल विद्युत की क्षमता है 138.7 और सह उत्पादन या को जनरेशन की क्षमता है 6 मेगावाट। टोटल कितना है 2984.7। ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत स्थिति है। ठीक, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती हैं, उनको यहाँ पर हम शामिल नहीं कर रहे हैं। केवल ऐसा विद्युत जो कि आम पब्लिक के लिए डेवलप किया जा रहा है या फिर आम पब्लिक के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ताप विद्युत 2840, जल विद्युत 138.7 और सह विद्युत 6 मेगावाट। टोटल करेंगे तो 2984.7 मेगावाट। अगला प्रश्न पूछा गया है, हमारे यहाँ जो स्टेट कंपनी है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, ये किन किन सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो पहली चीज़ जल विद्युत, दूसरा है ताप विद्युत और तीसरा है अदर सोर्सेज से, जिसमें कि हम को जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये जितने भी आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, हर एक फैक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर सेपरेट या डिफरेंट कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन वाइज जब मैं डिस्कस करता था तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई होती थी। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारा कुछ एक टॉपिक के अंदर कवर हो जा रहा है। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। तो जल विद्युत कितना उत्पादित होता है, कितना इकाई में और कितना परसेंट में, दोनों ही बातें पूछी गई है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत का क्षमता है 138.7 मेगावाट और प्रतिशत के हिसाब से 4.64%। ताप विद्युत का उत्पादन क्षमता है 2840 मेगावाट, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 95.15%। यह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मेथड है ताप विद्युत। अगला है को जनरेशन। को जनरेशन मतलब सेकेंडरी तौर पर उत्पादित होना। ठीक है, यहाँ पे जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, वहाँ पे जो गन्ने की भूसी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है को जनरेशन। प्राइमरी काम है वहाँ पे गन्ने से चीनी बनाने का, सेकेंडरी तौर पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है को जनरेशन। ठीक, तो 6 मेगावाट या 0.2% कैपेसिटी है हमारे यहाँ को जनरेशन से। स्थान पूछा जाए तो भोरमदेव, लोकेशन एग्जैक्ट पूछा जाए मतलब जिला पूछा जाए तो कबीरधाम या कवर्धा, और इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2006 से। ठीक है, अब जल विद्युत के बारे में हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अन्य उत्पाद में या को जनरेशन वाले में हमने देख लिया, भोरमदेव को जनरेशन प्लांट है कवर्धा में, वर्ष 2006 से संचालित है। ताप विद्युत की क्या कंडीशन है। ताप विद्युत जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको हम 2 जिलों में कैटेगराइज कर सकते हैं।
एक तो है कोरबा में और एक है जांजगीर चांपा में। कौन कौन सा? कोरबा और जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा को सीधा सीधा आप 1000 मेगावाट यहाँ से अलग कर दो। 2840 में से 1000 मेगावाट हम इसको दे देते हैं जांजगीर चांपा को। बचा कितना? 1840 मेगावाट पहुँच गया कोरबा के पास। ठीक है, तो कोरबा से हमें प्रोडक्शन है 1840 मेगावाट और जांजगीर चांपा में प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। जांजगीर चांपा में जो प्लांट लगाया गया है इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2016 में। ठीक है, इससे पहले पूरा का पूरा प्रोडक्शन कोरबा से होता था, इसीलिए कोरबा को एक और नाम दिया गया था। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी का कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि कोरबा जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता था वर्ष 2016 से पहले। ठीक, तो कोरबा में 1840 मेगावाट, जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट। ये जो 1000 मेगावाट का प्लांट है ये कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है मड़वा तेंदुघाटा में। मड़वा तेंदुघाटा में ये जो प्लांट लगाया गया था इसका वर्तमान नाम या इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? इसको कहा गया है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मड़वा तेंदुघाटा का वर्तमान नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पे 500 मेगावाट के 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं और दोनों को मिला देंगे तो कितना है? 1000 मेगावाट का एक प्लांट यहाँ पर कार्यरत है। ठीक, अब एक अलग टाइप का प्रश्न पूछा गया था, अगर हमने जनरली उसको अगर पढ़ा नहीं है तो संभवतः हम उसको गलत कर सकते थे। प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा प्लांट महानदी कोयला पर आधारित है? ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा प्लांट महानदी कोयला पर आधारित है और उसका करेक्ट आंसर है आपका जांजगीर चांपा में जो मड़वा तेंदुघाटा प्लांट है यह महानदी कोयला पर आधारित है। संभवतः इसका रीज़न ये है कि महानदी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ से जो कोयला उत्पादन होता है उसी को ही जांजगीर चांपा में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको महानदी कोयला आधारित कहा गया है। ठीक है, तो ताप विद्युत संयंत्र में हमने 1000 मेगावाट अलग किया था, उसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको कंप्लीट किया। जांजगीर चांपा में अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा तेंदुघाटा नाम से 2016 में संचालित किया गया। 500 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पर उत्पादन क्षमता में योगदान दे रहे हैं। इसके बाद में बचा हुआ जो 1840 मेगावाट है इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पहले संचालित थे अब संचालित नहीं है। ठीक है, और कुछ नए प्लांट अभी डेवलप हुए हैं। इनको एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहले पूरा का पूरा कोरबा वाला जो प्लांट है इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिएगा। एक है आपका पूर्व की तरफ और एक है पश्चिम की तरफ। ठीक है, इसी के हिसाब से इसको क्या नाम दिया गया है? कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व में टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब कुछ प्लांट बंद होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी रह गई है कितनी? केवल 500 मेगावाट। ठीक है, तो 1840 में से कोरबा पूर्व का 500 अगर हटा देंगे तो बचा कितना? 1340 मेगावाट। वो कहाँ चला गया? कोरबा पश्चिम में। कोरबा पूर्व में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 500 मेगावाट की वो किस प्लांट में है? तो एक नया प्लांट यहाँ बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र है इसको शुरू किया गया है वर्ष 2007 में और यहाँ पे 250 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए गए हैं। इस प्रकार कुल 500 मेगावाट का बिजली यहाँ पर उत्पादित हो रहा है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जितनी चीज़ें यहाँ पे इंडिविजुअली हाईलाइट की गई हैं सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग टाइप का हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो, चाहे वन लाइनर फैक्ट के तौर पे हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो। अलग अलग फॉर्मेट में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फैक्ट्स हैं वो कम से कम हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो कोरबा पूर्व में पहले 3 यूनिट्स कार्यरत थे। एक था कोरबा पूर्व प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन सभी में कोरबा पूर्व प्रथम जो है वो 1958 से शुरू किया गया था और हाल ही में मतलब जैसे समय के साथ जब ये प्लांट जो है वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता गया तो इनको एक एक करके बंद करते चले गए। तो इस प्रकार कोरबा पूर्व फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
इन तीनों को डिकमीशन कर दिया गया है, मतलब इनको बंद कर दिया गया है। अब केवल एक ही है जो कि कार्यरत है कोरबा पूर्व में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 2007 से इसको शुरू किया गया। 250 मेगावाट के 2 प्लांट, 500 मेगावाट यूनिट, 500 मेगावाट का कैपेसिटी है। ठीक, अब एक और प्रश्न पूछा गया है, कोरबा में जो भी विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं उनको जल आपूर्ति कहाँ से होती है? तो भाई इनको जल आपूर्ति होती है हसदेव नदी से। कोरबा में कौन सी नदी है? हसदेव नदी है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था आपका महानदी हो गया और इंद्रावती नदी हो गया, इस तरीके से रैंडम टाइप से और 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो हमको ये तो पता ही है कि कोरबा से बहने वाली नदी, प्रमुख नदी कौन सी है? हसदेव नदी। तो हसदेव का ही पानी जो है वो कोरबा के सभी प्लांट में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला है कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम में जो बचा हुआ कैपेसिटी है 1340 मेगावाट का, ये कहाँ पर है? कोरबा पश्चिम में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इस कोरबा पश्चिम में 2 अलग अलग प्लांट बनाए गए हैं और हर एक प्लांट में अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन होता है। एक है हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में 210 मेगावाट के 4 यूनिट कार्यरत हैं। साथ ही कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन, कोरबा पश्चिम विस्तार नाम से एक यूनिट बनाया गया है जहाँ पे 500 मेगावाट का एक यूनिट कार्यरत है। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो 210 मेगावाट के 4 और 500 मेगावाट का एक, इस प्रकार टोटल बचा हुआ 1340 मेगावाट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो कोरबा पश्चिम विस्तार, जो कि 2013 में शुरू किया गया था। और अगर ओवरऑल ताप विद्युत संयंत्र में सबसे नया कौन सा है तो हमारा मड़वा तेंदुभाटा, जो कि जांजगीर चांपा में है। ठीक, कोरबा पूर्व में सबसे लेटेस्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोरबा पश्चिम में लेटेस्ट है आपका कोरबा पश्चिम विस्तार या एक्सटेंशन। और आपका ओवरऑल ताप विद्युत संयंत्र में सबसे लेटेस्ट कौन सा है? जांजगीर चांपा, जो कि मड़वा तेंदुभाटा या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा प्रथम किस देश की सहायता से बनाया गया था? ठीक है, किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय केवल जापान वहाँ पर 4 ऑप्शंस में शामिल था, अमेरिका वगैरह को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या था? जापान के सहयोग से बनाया गया। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो सिर्फ अमेरिका वहाँ पर शामिल था, जापान नहीं था, तो अमेरिका वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक बार जापान और अमेरिका दोनों ही ऑप्शन में था, पेयर में था, तो इन दोनों के सहयोग से बनाया गया था, तो बोथ ऑफ दी अबव हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व प्रथम, इसे बनाया गया था 1958 में जापान और अमेरिका के सहयोग से। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे यहाँ कौन कौन से नए ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो बस इनका नाम याद रखिए फटाफट से। एक है कोरबा दक्षिण, एक है इफ्को, एक है भैयाथान, फिर है बुंजी बुंदेली और एक है कोरबा पश्चिम। ठीक, कोरबा दक्षिण, इफ्को, भैयाथान, बुंदेली और कोरबा पश्चिम कहाँ कहाँ पर हैं? तो 2 यूनिट कोरबा में है, कोरबा दक्षिण और कोरबा पश्चिम, ये दोनों तो कोरबा में ही हैं। 2 यूनिट्स हैं जो कि सूरजपुर में हैं। कौन कौन से? एक है इफ्को और एक है भैयाथान। साथ ही एक है कोरिया में, बुंदेली कोरिया में। ठीक, इस प्रकार 5 नए जगह पर ताप विद्युत उत्पादन का प्लांट जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, जगह का नाम बस याद रखिए और प्लांट का नाम याद रखिए, इतना पर्याप्त है। अभी यहाँ पर कितने मेगावाट का प्रोडक्शन होने वाला है ये अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला चीज़ है, हमारे यहाँ जितनी चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पर यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर अलग से ऐड कर लिया है। प्रश्न पूछा गया था, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किसकी सहायता से, कहाँ की वित्तीय सहायता से इसको बनाया गया, या इसके लिए कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए विश्व बैंक से हमने वित्तीय सहायता प्राप्त किया है। और ये भी सब लेटेस्ट के क्वेश्चन है ना, 2022 का प्रश्न था ये विश्व बैंक वाला। अगला प्रश्न है, कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन
किस नदी के नाम पर रखा गया है या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, कोरबा पश्चिम का नाम क्या है? हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, इसका नाम क्या है? हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, ताप विद्युत में एक प्रश्न और पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र थर्मल पावर कंपनी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी कौन सी है? जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम कौन कौन से हैं? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब राज्य के थे, है ना, इसीलिए इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संयंत्र। अगला है केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र। केंद्रीय ताप विद्युत का मतलब है कि जहाँ पे केंद्र सरकार का इन्वेस्टमेंट है और केंद्र सरकार वहाँ पर बेनिफिट ले रही है। इस कैटेगरी में हमारे यहाँ एक नाम बड़ा फेमस है, आप सभी ने सुना होगा, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक, ये जो एनटीपीसी है यह केंद्र की कंपनी है और यहाँ छत्तीसगढ़ में इनके तीन जो है वो लोकेशंस पे ये विद्युत उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के बारे में सबसे पहली चीज़ कि इसका स्थापना कब किया गया था? 1975 में, 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई है। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अब मैंने यहाँ पर इसको पिंक कलर में हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा था कि एनटीपीसी किस प्रकार का उपक्रम है? यह प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर पब्लिक प्राइवेट है, इस तरीके के कुछ ऑप्शन दिए गए थे। करेक्ट आंसर क्या है? यह एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या यूँ कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब छत्तीसगढ़ में इसके प्लांट कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? छत्तीसगढ़ में इसके टोटल 3 प्लांट हैं। सबसे पहला प्लांट लगा था कोरबा में, जमीनीपाल कोरबा में, दूसरा था सीपत बिलासपुर में और तीसरा लेटेस्ट है भी लारा रायगढ़ में। ठीक, एनटीपीसी जमनीपाल कोरबा के बारे में अगर प्रश्न देखें तो पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया था? जमनीपाल कोरबा में। ठीक, पहला प्लांट जो लगाया गया था कब लगाया गया था? 1978 में, और उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1983 में। ठीक, यहाँ पे विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2600 मेगावाट। 2600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी के सहयोग से इसको लगाया गया था। अगला प्रश्न है एनटीपीसी सीपत के बारे में। सीपत के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापित हुआ था वर्ष 2002 में और उत्पादन शुरू हुआ था 2008 में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म दिया था, पूछा गया था कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? इसका आंसर है आपका एनटीपीसी सीपत। यह देश का पहला संयंत्र है जो कि इस टेक्निक पर बेस्ड है। अगला प्रश्न था एनटीपीसी लारा के बारे में या रायगढ़ वाले के बारे में। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सबसे नया है। नया कहने का मतलब है कि इसे शुरू किया गया था 2014 में और उत्पादन यहाँ पे शुरू हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में शुरू हुआ था, इसीलिए ये अभी तक का लेटेस्ट है हमारे यहाँ, और साथ ही यह लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा के इस कहने का मतलब है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 4800 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है एनटीपीसी लारा में। ठीक, इतने प्रश्न हैं जो कि इन तीनों एनटीपीसी के यूनिट्स के बारे में पूछे गए हैं। पहला कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, बेसिक सी चीज़ें हैं, याद रहेंगी आपको। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में एक कंपनी है NS पावर कंपनी लिमिटेड। इसको डेवलप किया गया है एनटीपीसी और सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका नाम क्या है? NS पावर कंपनी लिमिटेड। ठीक, इसको बनाया गया है बीएसपी का जो प्लांट है ना, उसी के अंदर इसको बनाया गया है बीएसपी की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। यहाँ उत्पादन क्षमता है टोटल 574 मेगावाट। यहाँ पे कौन कौन से कितनी यूनिट का है वो सब नहीं पूछा गया है।
सीधा यही पूछा है कि टोटल कितना यूनिट यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो 574 मेगावाट प्रोडक्शन है। एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम है, नाम क्या है? NSPCL, NS पावर कंपनी लिमिटेड। भिलाई दुर्ग में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण विद्युत जो है वो कितने गांवों को कवर कर चुका है, विद्युतीकरण कितने गांवों का हो चुका है। तो इसका आंसर है कि हमारे यहाँ लगभग 20,234 गांव हैं। इनमें से 19,567 आबाद गांव हैं, मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं। और इन सभी 19,567 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। ठीक, मतलब हमारे यहाँ 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कितने गांव हैं जिनको कि ट्रेडिशनल वे पे हम, मतलब जो खंबे बिछा करके और फिर तार बिछा करके जो विद्युत प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, और कितने गांव ऐसे हैं जिनको कि हम नॉन ट्रेडिशनल तरीके से विद्युत सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल 18,626 गांव हैं जिनको कि तार के माध्यम से विद्युत दिया जा रहा है, मतलब खंबे लगा करके और उन पर तार वगैरह बिछा करके उनको विद्युत की सप्लाई की जा रही है। कुछ ऐसे गांव हैं, 941 ऐसे गांव हैं जिनको कि गैर परंपरागत तरीकों से ऊर्जा की सप्लाई की जा रही है, जैसे कि सोलर ऊर्जा इत्यादि। ठीक, ये जितने भी 18,626 गांव हैं, इनको अगर हम देखें तो हमारे यहाँ टोटल जो विद्युत उपभोक्ता हैं गांव शहर सबको मिला करके, तो विद्युत उपभोक्ता में कितने लोग शामिल हैं, कितने कनेक्शंस हैं। विद्युत उपभोक्ता कहने का मतलब है कि एक फैमिली में कितने लोग हैं, इससे मतलब नहीं है। एक फैमिली को अगर एक कनेक्शन दिया गया है या 2 कनेक्शन दिया गया है तो हम यहाँ पे कनेक्शन को काउंट करेंगे। ठीक है, कितने मीटर यहाँ पर दिए गए हैं अभी तक। ठीक है, एक कनेक्शन या 1 मीटर। ठीक है, एक कनेक्शन का मतलब होता है 1 मीटर। अब यहाँ पर कितने मीटर दिए गए हैं, तो अभी तक टोटल जितने विद्युत उपभोक्ता हैं या जितने आपके मीटर हैं उसमें बीपीएल परिवार को दिए गए हैं 28.15%, कृषि हितग्राहियों को दिए गए हैं 8.19%, घरेलू जो भी उपभोक्ता हैं उनको 53.17%, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को दिए गए हैं 6.27%, मतलब कमर्शियल पर्पस पे, और जो बड़े उद्योग हैं औद्योगिक कैटेगरी में 0.61%। इतने कनेक्शन जो है वो बांटे गए हैं। ठीक, और इस प्रकार टोटल 60,24,000 कनेक्शन बांटे गए हैं। ठीक है, वर्ष 2021-22 तक हमारे यहाँ 60,24,000 कनेक्शन बांटे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर उपभोक्ताओं की कैटेगरी में देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपभोग कौन कर रहा है विद्युत का, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो औद्योगिक जो कनेक्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आसपास रख के कंपेयर करिएगा। नंबर ऑफ कनेक्शन के हिसाब से देखें तो घरेलू कनेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, घर में यूज़ होने वाले कनेक्शन सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उपभोग के हिसाब से देखें तो जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं जहाँ पे बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा विद्युत की खपत कर रहे हैं। लगभग 38 से लेकर के 40% की विद्युत की खपत जो है वो उद्योगों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर पूछा जाए तो 37.89%, लगभग 38% की खपत कौन कर रहा है, जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। घरों में जो सामान्य घर होते हैं जहाँ पे विद्युत कनेक्शन मीटर के तौर पे दिया गया है, 24.99 या लगभग 25% जो विद्युत है इसकी खपत होती है आम घरों में। इसके अलावा कमर्शियल पर्पस से जो दुकान वगैरह चलाए जाते हैं वहाँ पे 6.23% विद्युत की खपत हो जाती है। कृषि के लिए जो मोटर पंप वगैरह चलाए जाते हैं वहाँ पे लगभग 19-20% के आसपास विद्युत खपत होती है। और सार्वजनिक रूप से जो विद्युत का यूज़ किया जाता है, ठीक है, पोल पर बिजली वगैरह से आपके बल्ब वगैरह संचालित करने के लिए, वहाँ पे लगभग 2.37% विद्युत का खपत होता है। ठीक, इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और प्रश्न यहाँ पर सिर्फ एक ही पूछा गया था आपका,
औद्योगिक क्षेत्र में कितनी विद्युत की खपत होती है। ठीक है, एग्जैक्ट परसेंट पूछा गया था, तो अब यही चीज़ रिपीट हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमको एक फॉर्मेट पता चल गया कि विद्युत उपभोग से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके आसपास भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। घरेलू उपभोग का प्रश्न पूछ सकता है, कृषि में कितना उपभोग है इसका प्रश्न पूछ सकता है। तो एग्जामिनर के ऊपर है कि कहाँ से वो प्रश्न उठाना चाहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण और विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है। ठीक, ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है, तो टोटल विद्युत उपभोक्ताओं में अगर देखें तो लगभग 65% उपभोक्ता जो है वो आपके ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता हैं लगभग 65%। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। गैर परंपरागत ऊर्जा में आपको पता है कि कोयले के अलावा जो अन्य तरीकों से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जल विद्युत हो गया या आपका सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी हमारे लिए गैर परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए एक अथॉरिटी है, इसका नाम है छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यह एजेंसी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए कार्य करती है, और इसका नाम पूछा गया था कि क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, क्रेडा क्या है, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रेडा छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक एजेंसी है। क्रेडा का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसकी स्थापना 25 मई सन 2001। ठीक, अब इतनी बार इसको पूछा गया है, वर्ष 2016 में, 18, 19 में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय जो है वो रायपुर में है। ठीक, उसके बाद में एक और संस्था है छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण। इसका जो हेड ऑफिस है वो है रायपुर में। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऐसे क्षेत्र जहां पर तार बिछाकर या खंभे लगाकर विद्युत की सप्लाई करना या तो संभव नहीं है या तो बहुत खर्चीला है, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत प्रदान किया जाता है। और प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में किस तरीके से विद्युत सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर जनरली सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति कब से कब तक चल रही है। इसका संचालन किया जा रहा है वर्ष 2017 से 27 तक के लिए। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्युत उत्पादन हो रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 6 मेगावाट का उत्पादन होता है को जनरेशन से, मतलब गन्ने की भूसी से। इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि भोरमदेव को जनरेशन प्लांट कहाँ पर स्थित है। इसका स्थापना किया गया है कवर्धा जिले में, और इसका यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ है वर्ष 2006 से। यहाँ पर 6 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। यहाँ उत्पादन किया जाता है गन्ने की भूसी से। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था तातापानी के बारे में। तातापानी में भूतापीय ऊर्जा की वजह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन का स्कोप बनता है। ठीक, प्रश्न पूछा गया था जैव औष्मिकी विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। भूतापीय ऊर्जा को ही थोड़ा सा कठिन हिंदी में इसने ट्रांसलेट कर दिया और प्रश्न पूछा था जैव औष्मिकी विद्युत संस्थान कहाँ है। आंसर याद रखिएगा, बलरामपुर तातापानी में। ठीक, प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में बायोमास संयंत्र से कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 310 मेगावाट। किस चीज़ से उत्पादन किया जा रहा है, धान की भूसी से। यह एक प्राइवेट कंपनी है, यह एक प्राइवेट कह सकते हैं कि प्राइवेट एफर्ट है, बायोमास विद्युत संयंत्र। ठीक है, इसको हम जो राजकीय विद्युत उत्पादन है उसमें कैलकुलेट इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो धमतरी में बायोमास से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वर्ष 2014-15 से। 310 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और धान की भूसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद में प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्युत से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो पहला एक स्कीम है BPL एकल बत्ती स्कीम। इस स्कीम के अंदर पात्रता क्या है,
पात्रता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो एकल बत्ती कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब घर में एक बल्ब के लिए उनको बिजली का तार जो है वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है वर्ष 2022-23 के लिए। अब ये 2022-23 का डाटा तो यहाँ पे दिया गया है। भविष्य में जब भी नया डाटा आएगा, नए वर्ष का डाटा आएगा, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा। पर फिलहाल याद रखिएगा कि 2022-23 के लिए 543 करोड़ का यहाँ पर 543.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है एकल बत्ती कनेक्शन के लिए। साथ ही इसमें प्रोविज़न क्या है, कितना यूनिट बिजली दिया जाएगा। इसमें एक घर के लिए 30 यूनिट बिजली का प्रावधान किया गया है। मतलब 30 यूनिट बिजली उनको फ्री में दी जाएगी, उसके आगे अगर कुछ खपत करते हैं तो उनको पे करना पड़ेगा। ठीक, पहले यह राशि कितनी थी, पहले यह जो यूनिट है 40 यूनिट हुआ करता था, अब इसको घटा करके 30 यूनिट कर दिया गया है। एक घर या एक कनेक्शन के पीछे 30 यूनिट बिजली, पहले यह 40 यूनिट हुआ करती थी। ठीक, साथ ही वर्ष 2018 में इसका विस्तार करते हुए कमज़ोर आय वर्ग मतलब EWS वाले जो हैं उनको भी इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। अब इस स्कीम के कुछ डाउट क्रिएट होने वाले पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। जितने भी EWS कैटेगरी के लोग हैं, EWS कैटेगरी के लोगों को 100 रुपये प्रति माह पे करके 30 यूनिट बिजली जो है वो मिल सकती है। इससे ज़्यादा अगर खर्च करेंगे, 30 यूनिट से ज़्यादा अगर खर्च करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं BPL कार्ड वालों को 30 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसके आगे कुछ खर्च करेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा। EWS वालों को 100 रुपये पे करके 30 यूनिट बिजली मिलेगी और BPL वालों को फ्री में 30 यूनिट बिजली मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी। BPL वालों को फ्री में 30 यूनिट और EWS वालों को 100 रुपये में 30 यूनिट बिजली प्राप्त होगी। ठीक, अगला स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। प्रश्न पूछा गया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को किस योजना में समाहित कर दिया गया है। ठीक, तो पहले एक स्कीम चलता था, इसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसको खत्म करके या इसको मर्ज कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक, बस यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के बारे में। ठीक, प्रश्न पूछा गया था कि उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय अलग डेटा था, तो पूछा गया था कि कितने मजरा टोला को विद्युतीकृत किया गया है, मतलब कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। तो अब तो इस प्रश्न का सेंस नहीं बनता क्योंकि हमारे यहाँ 100% ग्रामीण विद्युतीकरण अचीव कर लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उपलब्धियों के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से संबंधित हमारी जो उपलब्धि है, प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान पर है। ठीक, किस चीज़ के मामले में, औसत PLF के मामले में, प्लांट लोड फैक्टर के मामले में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादक जो कंपनी है वो किस स्थान पर है, तो यह जो है वो चौथे स्थान पर है। पहले तीसरे स्थान पर थी, अभी चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो 4 से 5 बार अलग अलग एग्जाम्स मैंने देखा है। ठीक है, 4-5 बार अलग अलग जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी किस स्थान पर है, तो यह चौथे स्थान पर है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से किस विद्युत उत्पादन संयंत्र को सोन पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो जांजगीर चांपा में जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है इसको सोन पावर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मड़वा तेंदुभाटा कहाँ पर है, यह जांजगीर चांपा में है। उत्पादन क्षमता कितना है, 1000 मेगावाट है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे छत्तीसगढ़ की विद्युत राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कोरबा को कहा जाता है। कितनी उत्पादन क्षमता है, 1840 मेगावाट। अगला प्रश्न है इनमें से किस क्षेत्र में सौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र बनाया गया है, राजनांदगांव में। यहाँ पे एक्चुअली में राजनांदगांव में
सौर ऊर्जा से संबंधित जो है वो प्लांट या जो सोलर सेल होते हैं उससे संबंधित प्लांट लगाने की बात की गई थी, घोषणा हुई थी। इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजनांदगांव में। अगला प्रश्न पूछा गया है CSERC छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? इस पूरे स्टेट पावर कंपनी को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है इसी का नाम है CG स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना की गई है रायपुर में। और अगला एक प्रश्न है ज़ीरो पावर कट स्टेट कब से दर्जा प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को वर्ष 2008 से जीरो पावर कट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित किया गया है? कुम्हारी में। अगला प्रश्न है स्टेट GDP में विद्युत एवं गैस जल आपूर्ति का योगदान कितना % है? तो हमारे राज्य की GDP में 10.87% कॉन्ट्रीब्यूट करता है विद्युत गैस और जलापूर्ति क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन करने के लिए कहाँ पर संयंत्र लगाया गया है? यह संयंत्र लगाया गया है रायपुर में। वर्ष 2020 में अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया गया था रायपुर में। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत उत्पादन की कैपेसिटी है 138.7 मेगावाट, जो कि कुल उत्पादन का 4.64% है। छत्तीसगढ़ में कुल 4 स्थापित जल विद्युत संयंत्र हैं। इसके अलावा कुछ संयंत्र हैं जो कि अभी प्रस्तावित हैं। इन 4 जगहों को मिलाकर के कुल 138.7 मेगावाट की क्षमता स्थापित की गई है अभी तक, और इतना उत्पादन किया जा रहा है। पहला है हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। इसे मिनी माता जल विद्युत गृह भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस जल विद्युत गृह को मिनी माता के नाम से जाना जाता है? तो हसदेव बांगो को ही मिनी माता के नाम से जाना जाता है। यह अभी छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना और कार्यरत जल विद्युत संयंत्र है। सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो रुद्री बांध जो था वो सबसे पुराना था। 1990 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे 0.2 मेगावाट की कैपेसिटी स्थापित थी, लेकिन अब यह कार्यरत नहीं है। इसीलिए जो सबसे पुराना जो कार्यरत है वो है हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, सबसे पहला है और सबसे बड़ा है। इसके अलावा इस जल विद्युत संयंत्र को भारत में 2008 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न पूछा गया है कि हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? कोरबा में। कब स्थापित किया गया है? ये भी प्रश्न पूछा है। तो 94-95 में इसको स्थापित किया गया था। और टोटल कैपेसिटी कितना है पूछा गया है? तो 120 मेगावाट की कैपेसिटी है यहाँ पे। ठीक है। 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं। टोटल 120 मेगावाट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है गंगरेल जल विद्युत संयंत्र के बारे में। इसके बारे में पूछा गया है कि यह जल विद्युत संयंत्र किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है वो रविशंकर जलाशय कहा जाता है। ठीक है। रविशंकर जी के नाम पर इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है रविशंकर जलाशय या गंगरेल जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कब किया गया था? आंसर है वर्ष 2004 में। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है पूछा गया है? तो 10 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सीकासार जल विद्युत संयंत्र कहाँ किस जिले में स्थापित है, किस तहसील में स्थापित है? तो अब तो गरियाबंद जो है वो खुद जिला बन गया है। पहले तहसील के रूप में जाना जाता था। तो गरियाबंद तहसील में या गरियाबंद जिले में स्थापित है। वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। पैरी नदी पर इसको स्थापित किया गया है और 7 मेगावाट 3.5 की 2 यूनिट लगाई गई हैं। कुल 7 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन क्षमता है। लास्ट में है लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम। कोरबा जिले में स्थापित है। वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। 9 से यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ है और हसदेव नदी पर स्थापित किया गया है। ठीक है। 0.85 मेगावाट के 2 यूनिट्स हैं। इस प्रकार 1.7 मेगावाट यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है। तो इस प्रकार कोरबा में 2 जल विद्युत संयंत्र हैं। कौन कौन से? एक तो हसदेव बांगो और एक है कोरबा पश्चिम। ठीक। इन सभी को मिला करके 138.7 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। कितना हो रहा है? 138.7 मेगावाट। कितना प्रतिशत है? 4.64%। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि
महानदी पर रुद्री बांध शुरू किया गया था 1990 में। 0.2 मेगावाट का स्थापित क्षमता था, लेकिन अब ये कार्यरत नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर था, तो महानदी पर था। ठीक है, रुद्री बांध बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कार्यरत सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो हसदेव बांगो मिनीमाता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो हमारे यहाँ टोटल 4 अभी प्रस्तावित हैं। एक है बोधघाट, एक है मटनार नाला, एक है कन्हार जल और एक है रेहर जल। ठीक है, बोधघाट, मटनार, कन्हार और रेहर, ये 4 जल विद्युत संयंत्र हैं। और लोकेशन याद रखिएगा, बोधघाट दंतेवाड़ा में, मटनार बस्तर में, कन्हार बलरामपुर में और रेहर जो है वो सूरजपुर में अभी प्रस्तावित है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे जल विद्युत संयंत्र के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा या विद्युत उत्पादन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग पैटर्न पे पूछी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन शुरू करेंगे, और विद्युत वाले टॉपिक में आप इतनी चीज़ों को अपने कमांड में रखिए। ठीक है, जहाँ खास करके वो एरिया जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे भले ही चीज़ों को एक एक बार हाईलाइट किया है, लेकिन वो रिपीट कई बार हुए हैं। तो ये मान करके कि ये बार बार पूछे गए हैं, इन चीज़ों को आप ठीक से रिवाइज़ करिएगा। और उम्मीद है कि इतना चीज़ें पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आप कम से कम एलिमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।